कल जहां माइक बंद कर लीजिए, कल जहां से खत्म किए तो वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है। यहाँ पे मुख्यतः संघ राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भूमि क्षेत्रों का मतलब आदान प्रदान हुआ। बांग्लादेश के साथ क्या हुआ है, तो क्षेत्रों का मतलब आदान प्रदान हुआ है। इसको लेकर मतलब देखेंगे क्या सारी चीजें जो होती है, उन सब चीजों के बारे में जरा हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा 100वां संविधान संशोधन, ठीक है। कितने नंबर का संविधान संशोधन? 100वां नंबर का संविधान तो संशोधन रखिएगा, जो कि बांग्लादेश की भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 100वां नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था? में 2015 2015 में, में ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे 2015 में 100वां संविधान संशोधन होता है। ये 2015 इसीलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाएगा, जबकि कुछ भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ये प्रश्न मैंने कल आपको बताया था। मतलब मुख्य रूप से हम देखेंगे, मुख्य रूप से हम लेके बांग्लादेश को भूमि को इसी तरह नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश से भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है। हस्तांतरित बांग्लादेश से हम लोग कुछ ले रहे हैं, बांग्लादेश को भी मतलब क्या कर रहे हैं, उसके बदले में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान में इसको रखिएगा। अब यहाँ पे चलेंगे तो क्या था, उस समझौते के तहत भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच में हुआ इस लेन देन में 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों, इनक्लेव जिसको कहते हैं, कि बांग्लादेश को हम लोगों ने दिया। अब बांग्लादेश ने हमको इसके बदले में कितना दिया, कल बताए थे, तो 51। 51, ठीक है। कितने दिया? बिल्कुल 51 दिया, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, बांग्लादेश ने हमें कितना दिया? 51 दिया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कितना दिया? 51 दिया। हमने कितना दिया? हमने दिया 111 111। दिया, ठीक है। हमने कितना दिया? 111 दिया। अब बांग्लादेश ने हमें इसके बदले में कितने दिए? 51 दिए, ठीक है। ध्यान, इसके साथ ही इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरण तथा 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल था। 6.1 किलोमीटर भूमि का समझौता भी किया गया। इन तीन उद्देश्यों के लिए संशोधन है। 4 राज्यों में मतलब आपको संशोधन देखने को मिलता है। चारों राज्य का नाम बताइए जहां पे 100वां संविधान संशोधन के तहत मतलब संशोधन किए गए। और 4 राज्य को ने जो कि बांग्लादेश से भू सीमा भी साझा करते हैं। एक तो आपका असम हो गया, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल है, तीसरा की बात करेंगे मेघालय। मेघालय है, और चौथा की बात त्रिपुरा। कल हमने केस बताया था जो कि बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण से संबंधित था। वो कौन सा केस था? अरे कल बताया ना, कल शुरू में ही तो बताया, जो केस का नाम कौन सा केस था? जा, पिंकी कुमारी पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ गई, ये बताई थी। केस का नाम बताइए। बेरुबाड़ी वाला जो साठ हाँ में बिल्कुल, था। बेरुबारी संघ वाला जो केस था 1960 में था, ठीक है। पढ़ने से नहीं होता, उसको दिमाग में भी रखना होता है, ठीक है। चलिए, अब इसका 100वां संविधान संशोधन भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे कि भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधित किया गया। इस संशोधन की निम्नलिखित पृष्ठभूमि थी। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 राज्य के में संशोधन किया गया। पहले अनुसूची के प्रावधानों में संशोधित के चारों राज्य के नाम याद रखिएगा, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की लगभग 4096.60 किलोमीटर लंबी साझी जमीनी सीमा है। भारत पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा का लेकिन निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। 1947 में ही हो गया था, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उस समय तो पूर्वी पाकिस्तान था नहीं। सीधे सीधे पूर्वी पाकिस्तान ही उस समय था, बांग्लादेश का तो नाम बना नहीं था। बांग्लादेश तो 1971 में निखर कर आएगा। विवाद रेड क्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ, जिनका जिनका समाधान 1950 में बग्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। पुनः एक कोशिश इन विवादों के समाधान के लिए 1958 में नेहरू नून समझौते के द्वारा की गई। हालांकि बेरुबारी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। 1960 में बेरुबारी यूनियन का जो विभाजन जो था, उनको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संविधान का 9वां संशोधन अधिनियमित 1960 मतलब पारित किया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, लगातार मुकदमेबाजी तथा अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते हुए ये अधिनियम अधिसूचित नहीं किया गया, ठीक है। मतलब नहीं हो पाया। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के भूभागों के लेकर था, ठीक है। आप चलेंगे 16 मई 1974, बांग्लादेश बन चुका है। अब 1971 में बांग्लादेश बन चुका है। 16 मई 1974 को भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमा के सीमांकन एवं संबंधित मामलों के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ, ताकि इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके, ठीक है। 1974 में समझौता हुआ। इस समझौते की भी अभी पुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि ये जमीन के हस्तांतरण का मामला था, जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी, ठीक है। और संविधान संशोधन जो होता है भूमि हस्तांतरण में आर्टिकल 368 की तहत नहीं हो सकता है, ठीक है। ये भी मैंने कल आपको बताया था और याद रखने के लिए भी बोला था। इस संबंध में जमीन
और उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी जिसे हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित जमीनी सीमा, प्रतिकूल कब्जे, भूभागों तथा अंतर क्षेत्रों के आदान प्रदान को विकसित करके 6 दिसंबर 2011 को एक नए प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता 1974 का अभिन्न क्या है, हिस्सा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग में समिति से तैयार किया गया। ठीक है, तो 4 राज्य का नाम यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है एवं पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इधर कुछ छूट रहा है, उसको भी जरा देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे हमें जो करना था कल, हमको मुख्यतः यहाँ से केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों का उद्भव। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे केंद्र शासित प्रदेश बनते गए, राज्य कैसे कैसे बनते गए, उसके बारे में जरा विशेष से ध्यान में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको ध्यान में रखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों के या फिर राज्यों के एकीकरण में 2-3 व्यक्ति का बहुत अधिक भूमिका रहेगी। एक व्यक्ति की भूमिका की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेमन जो उनके निजी सचिव थे, और एक और भी लॉर्ड माउंटबेटन का भी कुछ ना कुछ योगदान मतलब इनमें रहा है। ठीक है, चलिए बात करें आजादी के समय, देखेंगे देशी रियासतों का एकीकरण कैसे होता है, ध्यान में रखेंगे। आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी। ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन, मतलब ब्रिटिश प्रांत किसको बोलेंगे, जहां पे ब्रिटिश सरकार का मतलब डायरेक्ट रूल था, उसको ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। ठीक है, और देशी रियासतें की बात, वहां पर राजा के शासन के अधीन लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंध, मतलब वहां पे प्रशासन किसका था, देशी रियासत में प्रशासन किसका था, राजा का प्रशासन। तो वहां पे कौन होता था, राजा होता था, लेकिन वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है, बहुत सारे मामलों में पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका था, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था ब्रिटिश सरकार के प्रति। जैसे विदेश नीति को लेकर वो स्वतंत्र नहीं थे, ठीक है, बहुत सारी चीजों को लेकर स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन वहां पे राजा होता था। एक तो वैसा क्षेत्र था जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही रूल की जाती थी। अब यहाँ पे होता क्या, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंदर 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। ठीक है, अब भारत आजाद होता है 1947 में, भारत आजाद होता है, 2 नए राष्ट्र बनते हैं। ठीक है, एक तो भारत बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट जो था देशी रियासत को लेकर था। देशी रियासत को 3 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन क्या था, भारत में शामिल हो जाओ, दूसरा ऑप्शन था पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, और तीसरा ऑप्शन बोला गया या तुम स्वतंत्र रहो। ठीक है, तीनों ऑप्शन देशी रियासत के पास थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। कितनी थी, 552 देशी रियासत जो था भारत के भौगोलिक सीमा में उस समय आता था। 549 भारत में शामिल हो गई, 549 रियासतें जो थी भारत में शामिल हो गई, जबकि 3 रियासतें जो थी उसने बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। पहला रियासत कौन थी, एक जो था आपका हैदराबाद का रियासत था, दूसरा रियासत की बात करें जूनागढ़ का रियासत था, और तीसरा रियासत की बात करें कश्मीर का रियासत था। ठीक है, तो 552 में से 549 रियासतें तो बात करेंगे शामिल हो गई, लेकिन 3 रियासत की बात करेंगे, 3 रियासत के लेकर बहुत अधिक मतलब संघर्ष करना पड़ा। तीनों रियासत के नाम रखे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। ने भारत में शामिल होने से इन्होंने पूरी तरीके से मतलब क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यद्यपि कुछ समय के बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। आप देखेंगे भारत में मिलाने के लिए हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही की गई, जिस मिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिशन क्या नाम है, हैदराबाद में जो पुलिस कार्रवाई की गई भारत सरकार के, मिशन का नाम क्या दिया गया था, मिशन पोलो। बिल्कुल, मिशन पोलो स्टार, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान में, क्या इतना आसान प्रश्न मुझसे आवाज क्यों नहीं निकलता आप लोगों का, यही पढ़ते हैं, जो पढ़ना है वहीं पे रख देना है, कहानी नहीं सुनना है, जो प्रश्न आता रहेगा उसको रिप्लाई करनी है। ठीक है, मिशन पोलो स्टार। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह कहने का मतलब ये से जनता की राय रखी गई, से जनता भारत में मिलना चाहता है, पाकिस्तान में रहता है। ठीक है, देखिएगा जब भी देशी रियासत में शामिल होने की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो नाम आता है, लेकिन एक व्यक्ति का नाम हम लोग भूल जाते हैं जिसको बोला जाए अनसंग हीरो। अनसंग हीरो जो थी, ठीक, इन देशी रियासतों की जनता थी, जनता चाहती थी भारत में मिलना, और इसी मजबूरी का
इसी वजह से मतलब यहाँ के शासक जो थे मजबूर हो गए भारत के रियासत में मिलना। इसीलिए देशी रियासतों के एकीकरण का जब भी नाम आएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ उतना ही सम्मान से उस रियासत की जनता का भी नाम लिया जाना चाहिए, क्योंकि जनता हमेशा से शासकों मतलब शासक ने बोला हम स्वतंत्र रहेंगे तो जनता ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, भारत सरकार ने उसे डराया वहां के शासकों से देखिए आप अगर हमारे में नहीं शामिल होना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन अगर जनता अगर आपके राज्य में विद्रोह करेगी तो फिर हमारी सेना जो होगी उस राज्य के जनता के साथ होगी। ठीक है, तो इसी बात से भयभीत होकर बहुत सारे देशी रियासतों को ठीक है भारतीय संघ में मिलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जूनागढ़ की जनता जो थी भारतीय संघ में मिलना चाहती, जनरल संग्रह हुआ और वन साइडेड मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री मिला वहां के जनता को और भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर मतलब क्या था, स्वतंत्र रहना चाहता था। कश्मीर क्या रहना चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था। अब जूनागढ़ के साथ दिक्कत ये था यहाँ की जनता जो थी सब मतलब हिंदू थी, लेकिन यहाँ का शासक मतलब क्या था, मुस्लिम था या पाकिस्तान में मिलना चाहता था। जबकि कश्मीर के साथ दिक्कत ये थी, कश्मीर का मतलब शासक जो था हरि सिंह वह हिंदू था, यहाँ की जनता जो थी अधिकतर मुसलमान थी। ठीक है, इस वजह से भी यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। तो बाद में जाके कश्मीर को मतलब विलय पत्र के द्वारा मतलब शामिल किया, क्योंकि जब पाकिस्तान को जब पता चला तो कश्मीर कहीं ना कहीं भारत के संपर्क में है तो उसने मतलब पाकिस्तान पे हमला कर दिया। ठीक है, 1948 में, जिसको बोलते हैं कबीलाइयों का आक्रमण, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक होने वाला मतलब युद्ध है जो कि मतलब ठीक है एक तरह का ऐसा युद्ध है जो कि रजिस्टर्ड युद्ध नहीं है। दो युद्ध भारत पाकिस्तान लड़ता है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, 1948 का कश्मीर वाला, 1984 का सियाचिन वाला। ठीक है, बाकी वैसे तो तीन युद्ध आप लोग जानते हैं, 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, 1999 में कारगिल हुआ। लेकिन भारत सरकार अगर देखेंगे तो दो बार अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने भी रहा है, 1948 में, 1984 में। तो यहाँ पे कबीलाइयों का जब यहाँ पे आक्रमण होता है तो हरि सिंह करे तो करे क्या, ठीक है, भागे भागे आते हैं इनके पास, क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई के पटेल जी के पास आते से बचाइए हमको। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सीधे कहते हैं हमारी सेना आपके राज्य में कैसे जा सकती है, आप तो एक स्वतंत्र राज्य है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल जो कानून है उसका उल्लंघन होगा। ऐसा करो से आप हमको विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दो, से भारतीय संघ में मतलब आप शामिल होंगे तो इस तरीके से हम आपका मदद कर पाएंगे। ठीक है, हरि सिंह के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि ऑलरेडी कबलाइयों का बहुत बड़े संख्या में आक्रमण हो गया रहता है कश्मीर में। हरि सिंह क्या करते हैं, विलय पत्र पे साइन कर देते हैं और इसी तरीके से ठीक है इसी तरीके से मतलब कश्मीर क्या होता है भारत का अंग बन जाता है। उस तरीके से भारतीय सेना मतलब जाती है। ठीक है, भारतीय सेना जाती है और वहां से पाकिस्तानी कबलाइयों को वहां से भगाती है। ठीक है, तो इस तरीके से तीन राज्यों को मिलाए जाने की कहानी है। अब 1950 में आप देखेंगे तो 1950 में संविधान में भारतीय संघ में राज्यों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया था, जिसमें जो तो भाग क मतलब ए श्रेणी के राज्य, भाग ख, भाग ग और भाग ख। ठीक है, तो क ख ग घ, ठीक है, चार प्रकार के राज्य बांटे गए थे। ठीक है, चारों प्रकार में अलग अलग राज्यों की संख्या रखी गई थी। ये सभी की बात करेंगे ना, इस संख्या में अगर बात करेंगे ना तो 29 संख्या रखी गई थी। कितनी रखी गई थी, 29 संख्या उस समय में रखी गई थी। भाग क में वो राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। तो भाग क में कैसे राज्य को रखे गए थे, वैसे राज्य रखे गए थे जहां पे ब्रिटिश भारत में किसका शासन था, गवर्नर का शासन था। भाग ख में विधानमंडल के साथ शाही शासन था। मतलब भाग ख में क्या था, वहां पे शाही शासन था, वहां पे राजा होता था। वहां पे क्या होता था, राजा होता था। ठीक है, लेकिन साथ में विधानमंडल भी था। भाग ग में कैसा शासन था, तो भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था, कमिश्नरी कह लीजिए। ठीक है, कमिश्नर होता था। ठीक है, ध्यान रखें, भाग किसमें, तो ग में। अब एवं कुछ में शाही का शासन था। भाग ग में कुल 10, ठीक है, भाग ग में कुल 10 केंद्रीयकृत प्रशासन था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अकेले भाग घ में रखा गया था। भाग घ से पूछ लेता है, भाग घ से पूछता है प्रश्न, था भाग घ में कौन से राज्य को रखा गया था, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था एकमात्र ऐसा राज्य था जो कि भाग घ में रखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं छोटा कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखेंगे भाग का में कैसे रहते हैं, यहाँ पे भारत में गवर्नर का शासन था। ठीक है, ये देखिए बिहार पूछेगा किसमें था, तो भाग क में था। बिहार किसमें था, भाग क में। टोटल 29 राज्य थे। ठीक है, 9 9 18 और 10 28 और 10 29, टोटल कितने राज्यों के बांटा गया था, 29 राज्यों का भागा। भाग भाग क में 9 गो राज्य था, भाग ख में 9 गो राज्य था, भाग ग में 10 गो राज्य था। ठीक है, भाग भ में अकेले एक राज्य था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, उस समय की बात हो रही है जब देश जब आजाद हुआ था। भाग बिहार जो था भाग क में था। ठीक है, भाग ख में क्या था, सर अंडमान निकोबार में को राज्य में के सूची में रखा गया था क्या,
इस समय देश जब आजाद हुआ था, ठीक है, उस समय की 1950 की बात हो रही है, ठीक है। ठीक उस है। समय 4 श्रेणी में राज्यों को बांटा, क ख ग घ, ठीक है, 4 श्रेणी में राज्यों को बांटा गया था। टोटल 29 राज्य। उस समय केंद्र शासित प्रदेश ये सब ऐसा कुछ नहीं था, अब बनेगा धीरे धीरे। अब नया जो राज्य पुनर्गठन आयोग होगा ना, उसमें बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए, भाग गांव में जो थे ना, ऐसे राज्य थे जहां पे आयुक्त के द्वारा शासन होता था। इसमें कमिश्नरी भी, आप बोलेंगे सर कमिश्नरी कितने था, तो कमिश्नरी याद रखने के लिए ए से अजमेर याद रखिए, ठीक है, ठीक है। ए से अजमेर याद रखिए, सी से कुर्ग याद रखिए, डी से दिल्ली याद रखिए, ठीक है। एक और भी कमिश्नरी था, बलूचिस्तान था, ठीक है। क्या नाम था? बलूचिस्तान था। अगर पूछेगा भारत में कमिश्नरी कितना था, तो अजमेर, ठीक है। क्या था? अजमेर। बी से क्या होगा? बलूचिस्तान, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा? कुर्ग, ठीक है। डी से मतलब क्या होता है? दिल्ली। ये 4 को जो था कमिश्नरी था, ठीक है। इसको याद करने का ABCD तरीका हम बताए हुए थे, ABCD, ठीक है। ध्यान रखिए, 4 क्या था? कमिश्नरी था। ब्रिटिश भारत में कमिश्नरी कितने थे? 4 कमिश्नरी थे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये संविधान सभा में ही शामिल होता है, ठीक है, याद रहेगा। 296 मेंबर जो था ना, तो 292 प्लस, ठीक है, 292 प्लस 4 को जो था कमिश्नरी था, यही 4 को कमिश्नरी था, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। चलिए, माइक बंद कर लीजिए। तो राज्यों एवं यहाँ पे बात करेंगे, देखेंगे राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों से संबंधित संविधान के मूल भाग। तो संविधान के भाग 6 में पहली अनुसूची के भाग ए में शामिल राज्य है। इसके लिए आर्टिकल्स की बात करेंगे, कितना? 152 से 237 तक है, ठीक है। पहली अनुसूची में भाग बी के राज्य को शामिल किया गया, इसके लिए 238 है। पहले अनुसूची में भाग सी में जो राज्य शामिल है, उसके लिए 239 है, 242 है। अब पहले अनुसूची के भाग बी में शामिल संघीय क्षेत्र था, अन्य क्षेत्र उस अनुसूची में शामिल नहीं है, 234 में। तो यही जो क ख ग घ जो था ना, उसको ABCD से भी हम लोग जान सकते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे चलेंगे, देखेंगे ये सारे चीजें उठने लगी, तो यहाँ पे देखोगे ये जो धार आयोग और JPB कमेटी अब बनेगी। अब क्या बनेगी? ये जो इस श्रेणी में जो राज्यों को बटा, तो यहाँ पे आप बनेगी धार आयोग, ठीक है। धार आयोग जो था ना, ध्यान में रखिएगा, JPB का मतलब क्या होगा? जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से मतलब क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल, और पी से मतलब क्या होगा? पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। इस कमेटी को JVP कमेटी कहते हैं, ठीक है। तो देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश में विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण में मांग क्या उठने लगी? दक्षिण में मांग उठने लगी से राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। क्या उठने लगी मांग? से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। तो ध्यान में, जून 1948 में भारत सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का नियुक्ति की। तो सबसे पहले जो भाषाई आयोग जो बनी थी, वो एसके धर की अध्यक्षता में बनी थी। कब बनी थी? पूछ देता है, एसके धर कमीशन कब बनी थी? तो 1948 में बनी थी। कब बनी थी? 1948 में बनी थी, ठीक है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी 1948 में पेश कर दी। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। मतलब इन्होंने राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए, इसको मतलब इन्होंने गलत बताया। क्या बताया? राज्य का पुनर्गठन होना जो चाहिए भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार के बजाय प्रशासन के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। जब इसने फैसला दिया तो लोगों में बहुत अधिक असंतोष फैल गया, और कुछ लोग जो थे इनके बहुत अधिक मतलब विरोधी हो गए, खास करके दक्षिण भारत में। तो ये बात जब नेहरू जी को पता चली, जब ये बात जब मतलब किनको पता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पता चली, तो उन्होंने मतलब क्या किया? उन्होंने मतलब क्या 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया को शामिल किया गया। ये तीनों आदमी का जो संक्षेप नाम है, इन्हीं को मतलब JVP समिति के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1949 में रिपोर्ट दे दी। और इन्होंने भी कहा, ठीक है, इन्होंने भी क्या कहा? इन्होंने भी कहा से देखिए भाई साहब, भाषा आधार पर जो राज्यों का जो पुनर्गठन है, ठीक है, भाषा आधार पर जो राज्यों का जो पुनर्गठन है, सो मतलब क्या है? गलत है। क्या है? तो भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात करेंगे तो इन्होंने मतलब क्या बताया? गलत बताया, ठीक है। इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार करने से भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन, ध्यान में रखिएगा, आधार भाषा नहीं होना चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। हालांकि 1953 में क्या होता है? 1953 में अगर मद्रास की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे
1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। रीजन क्या था? तो तब यहाँ पे आप देखोगे तेलुगु क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहां पे मतलब रामालुल्लू करके एक आदमी होते थे, ठीक है, क्या नाम था उनका? पोट्टी श्री राममुलु। उनका निधन हो गया, काफी लंबे भूख हड़ताल पे थे। वो चाह रहे थे से मतलब एक अलग से मतलब, ठीक है, तेलुगु भाषी के लिए एक अलग से मतलब क्या आता है, एक मतलब तेलुगु राज्य बना देना चाहिए, ठीक है। लेकिन भारत सरकार नहीं चाहती थी से तमिल राज्य का बंटवारा होकर एक अलग से मतलब तेलुगु भाषी क्षेत्र बने, क्योंकि भाषाई आधार पे जिस तरीके से शुरू में जिस तरीके से एसके धर कमीशन ने बोला था भाषाई आधार पर राज्यों का मतलब क्या बंटवारा मतलब गलत है, उसी आधार पे मतलब आगे थे। जेबीपी कमेटी ने भी बोला से ये भी गलत है। लेकिन जब मजबूर होके 1953 में पहला राज्य का पुनर्गठन करना पड़ा, जिसका आधार क्या रखा गया? तो जिसका आधार भाषा रखा गया, ठीक है। तो भाषा आधार पे जो बनने वाला जो पहला राज्य जो था, ठीक है, कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन सा राज्य था? तो आंध्र प्रदेश राज्य था। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये किसने वीडियो ऑन कर रखा? कौन है? रिक्की सिंह। आप लोग को भी दिख रहा है क्या? नहीं सर। जी सर। रिंकी कोई है? अच्छा, रिंकी आप कट के वापस आइए। रिंकी आप वीडियो कट कीजिए फिर वापस आइए। बहुत उनका वीडियो क्लियर। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे श्री रामामुलु क्या नाम है, श्री राममुलु पुट्टू जी ने कितना दिन का यहाँ पे क्या था उन्होंने भूख हड़ताल? हेलो, 56 दिनों तक। 56 दिनों का। मेरी आवाज अच्छे से नहीं जा रही क्या? आ रही है सर। 56 दिनों का वीडियो दिख रहा है। उन्होंने 56 दिनों का हड़ताल किया और उसके बाद उनका निधन हो गया, ठीक है। तो उनका जब निधन हो गया तो ध्यान में रखेंगे तो इस बात को लेकर तमिल राज्यों और मतलब तेलुगु राज्यों में और भी ज्यादा मतभेद उत्पन्न हो गया। तो भारत सरकार ने बोला सर देखो यार, मतलब ये तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर लोग ऐसा चाह रहे हैं तो चलो हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार मतलब तमिलनाडु राज्य से अलग होकर एक नया तेलुगु राज्य बनता है, जिसको वर्तमान में हम लोग आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बंटवारा 1953 में होता है। फिर ये आंध्र प्रदेश से टूट करके फिर एक नया राज्य बनता है जो कि 2 जून 2014 को बनता है, जिसको वर्तमान में तेलंगाना के स्वरूप में जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अगर पूछेगा क्या एसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन को जायज माना था, तो आप क्या बताओगे? नहीं माना था। क्या जेबीपी कमेटी ने राज्यों का वीडियो क्लियर नहीं आ रही? डेट मीन्स इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन, ठीक है। आप दोबारा कट कर आइए फिर से, ठीक है। अगर बात करेंगे, अगर मैं आपसे ये पूछूं से क्या जेबीपी कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को जायज माना था? तो नहीं माना था। उन्होंने भी बोला था कि प्रशासन के आधार पर होना चाहिए, लेकिन मजबूर होकर जब बहुत अधिक मतलब वहां पे मतलब माहौल जब खराब हो गया तो तब जाके उन्होंने बोला सर ठीक है आंध्र प्रदेश राज्यों को मतलब क्या करो, बांट दो, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। हाँ, अब यहाँ पे बात कर रहा था ये जेबीपी तो समाप्त हो गया। जेबीपी ने 1949 को दे दिया। उसके बाद फजल अली कमीशन आता है। फजल अली कमीशन की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के निर्माण के अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। अब 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य बन गया तो क्या बोलते हैं ना, देख कर रंग बदलना, ठीक है। तो जैसे पहला भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना था और भी क्षेत्रों से बोलने लगा से नहीं नहीं हमारा भी भाषा के आधार पर बांट दो, हमारा भी भाषा के आधार पर बांट दो। तो भारत सरकार बहुत अधिक चिंतित हो गई, ठीक है। तो उन्होंने 1953 में, ठीक है, 1 दिसंबर 1953 में एक और भी एक नया कमीशन बना दी, ठीक है। एक और भी नया कमीशन बना दी। उस कमीशन को हम लोग किस नाम से, फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। तो भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा हो कि नहीं हुआ, इसके लिए सबसे पहले धर आयोग बना। धर आयोग के बाद जेबीपी बना। जेबीपी के बाद मतलब फजल अली बना। कौन बना? फजल अली, ठीक है। फजल अली क्या थे? तो फजल अली न्यायाधीश थे, इसके धर भी न्यायाधीश थे, ठीक है। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय मतलब पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में मतलब बनाना पड़ा विवश होकर। देखिए इनके अगर पूछेगा ना, फजल अली कमीशन जो बनी थी 1953 में, जो भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा होगा या नहीं होगा इसको मतलब पता करने के लिए इसमें और कौन कौन सदस्य थे? तो के एम पनिकर कौन थे? के एम पनिकर, हृदयनाथ कुंजरू थे। कौन थे?
तो तीनों सदस्य का नाम याद रखिएगा, कौन हो जाएगा, के एम पनिक्कर हो जाएंगे और एच एन कुंजरू हो जाएगा। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1953 में बना था, और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। कब की, 1955 में पेश की। और इस बात को व्यापक रूप से अस्वीकार कर दिया गया पुनर्गठन में भाषा का मुख्य आधार बनाना जाना चाहिए। तो इसने भी सेम चीज कही, से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। मतलब इन्होंने बोला भाई साहब ये कोई जरूरी नहीं है से मराठी राज्य में केवल मराठा भाषा ही बोला जाए, तेलुगु राज्य में केवल तेलुगु भाषा भी बोला जाए, एक राज्य में केवल एक ही भाषा चलेगा। इससे मतलब नेशनल इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, मतलब खतरा शुरू होगा। इसलिए मतलब इन्होंने इसको इनकार कर दिया। इनका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भाषा की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान दी। बोले अगर राज्यों को अगर पुनर्गठन करना है तो 4 रीजन होना चाहिए। पहला रीजन इन्हें बोला, देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुच्छरण एवं संरक्षण, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए, वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क भी होना चाहिए। से भाई बांट रहे हैं तो क्यों बांट रहे हैं, ठीक है, रीजन क्या है। ठीक है, चौथा क्या बताया, तो चौथा किधर गया भाई, हाँ चौथा बोला से प्रत्येक राज्य में पूरे देश के लोगों को कल्याण की योजना और इनका संवर्धन होना चाहिए। ठीक है, आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों एवं क्षेत्रों का वर्गीकरण को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, 4 को जो बांटा था ना, क गो ख, ठीक है, ग घ। आप चलिए आप लोग से प्रश्न पूछता हूँ, इसमें बिहार किसमें था, सभी लोग माइक खोल के बोलेंगे, बिहार किसमें था, बिहार में था। ठीक है, घ में कौन सा राज्य था, एकमात्र राज्य कौन था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कश्मीरी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोले कलेक्ट, क्या बोलते कश्मीरी कमिश्नरी को किस पे रखा गया था, ग में था। ठीक है, इसमें बलूचिस्तान नहीं था, बाकी अजमेर था, ठीक है, दिल्ली था, और कुर्ग को इसमें रखा गया था। ठीक है, आप हमें आप ये बताओ इसमें कितने राज्य थे, जल्दी जल्दी, 9 राज्य थे इसमें। ठीक है, 9। इसमें कितने थे, इसमें भी 9 थे, इसमें कितने थे, इसमें 10 थे। ठीक है, इसमें कितने थे, 1 थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे फजल अली कमीशन जो बोलेगा, तो भाई साहब आपने जो 4 क्षेत्रों में जो राज्य को जो बांट रखा है, इसको क्या करो, समाप्त करो। तो इसने इनको मतलब क्या क्या समाप्त किया, अगर पूछेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, एग्जाम में दरोगा में प्रश्न में गलती कर चुका है। ठीक है, अगर पूछेगा फजल अली कमीशन ने कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुशंसा की, तो 16 और 3, कितना, 16 आती, लेकिन आखिरी रूप से कितना बनता है, आखिरी रूप से 14 + 6 बनता है। इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जाम में गलती होता है, कितना, आखिरी रूप से कितने बनेंगे, 14 और 6 बनेंगे। लेकिन फजल अली ने क्या अनुशंसा की, तो 16 + 3 केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों का निर्माण, मतलब 16 राज्य और 3 केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र, मतलब 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है, उसमें 7वां संविधान संशोधन किया गया था। 1956 में कई बार पूछा है, 7वां संविधान संशोधन किया गया के द्वारा भाग क और भाग ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग ख को खत्म कर दिया गया। इससे कुछ पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया, तो कुछ संघ शासित क्षेत्रों के तौर पे पुनः मतलब स्थापित कर दिया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को जो भारत में जो राज्यों की संख्या जो होती है 14 और 6 होती है। यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर पूछेगा फजल अली ने क्या अनुशंसा की थी, तो 16 + 3 की अनुशंसा की थी। लेकिन 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया, तो वहां पे जो कैटेगोरी जो पहला था 4 राज्यों को उसको समाप्त कर दिया गया। 14 + 6 राज्य बने थे। कितने बने थे, 14 + 6 राज्य बने थे। लेकिन फजल अली ने क्या घोषणा की थी, 16 + 3। ठीक है, लेकिन जिस समय भारत जब आजाद हुआ था उस समय भारत में कितने राज्य थे, तो 29। कितने, 9 + 9 + 10 + 1। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जिसमें 4 कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें बिहार को ए में रखा गया था या फिर क में रखा गया था। ए बोलेगा तो ए, या फिर क बोलेगा तो क। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जी सर आ रही है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। देखिए लक्ष्मीकांत पढ़ने से यही सब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। किसी भी किताब में ये 16-3 का कॉन्सेप्ट को नहीं देता, 14-6 पे कहानी समाप्त कर देता है। अब वही एग्जाम में जाते हैं तो 14-6 मार के आते हैं, जो कि एग्जाम में रहता ही नहीं है, पता चलता है गलत हो गया। ठीक है, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं।
सुन रहा हूँ। क्या नाम है पांडे जी, बताइए। क्या? अरे वीडियो नहीं दिख रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? क्या नहीं आ रही है वीडियो? मतलब क्लास नहीं समझ में आ रही है, बोल रही है क्या? क्लास नहीं समझ में आ रही तो हम वो समझा सकते हैं और भी अच्छे से, लेकिन वीडियो नहीं दिख रहा है तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या होता है। यहाँ पे कुछ बहुत सारे चेंजिंग आपको देखने को मिलता है। देखेंगे किस किस राज्यों को मिलाकर क्या क्या बनाएंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कोच्चि राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कसरगोरे को मिलाकर एक नया राज्य केरल बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पहले कोचीन राज्य था, आप लोग जो पढ़े होंगे, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, तो देखिएगा सारा कोच्चि में जाकर फैक्ट्री स्थापित करता था कि नहीं? जी सर। तो कोचीन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार क्षेत्र जो था, ठीक है, उसको, और दक्षिण राज्य के कन्नड़ के कसरगोडा, ये कसरगोडा जिला भी चर्चा में भी था किसी वजह से। क्या हुआ था कसरगोडा में? कुछ तो हुआ, हाल फिलहाल में करंट में पढ़ा तो मैं भूल गया, ठीक है। तो कसरगोरा को मिला के एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में मिला के एक नए राज्य, ठीक है, आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई। तो हैदराबाद राज्य, पहले हैदराबाद राज्य हुआ करता था, अभी हैदराबाद भले ही राजधानी हो गया लेकिन हैदराबाद क्या था? राज्य था। और हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? आपने पढ़ा होगा मेडिवल इंडिया में, या फिर जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो वहां पे बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाऊंगा। तो किनकिलिच खान ने किया था। किसने किया था? किनकिलिच खान ने किया था, जिनको आसफ जाह शायद कहते थे। आसफ जाह की उपाधि भी उसको मिला हुआ था, ठीक है। तो पहले हैदराबाद राज्य होता था, वहां पे तेलुगु भाषा को अलग कर दिया जाता है और एक आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र राज्य, ठीक है, आंध्र राज्य में मिलाकर, ठीक है, क्या बनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश बनाया जाता है। आंध्रा वालों के लिए सबसे पहले बनता है 1953 में, ठीक है। जी। उसी प्रकार अगर आगे चलेंगे तो मध्य भारत राज्य में विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया जाए। भोपाल एक स्वतंत्र राज्य था। भोपाल क्या था? स्वतंत्र राज्य था, ठीक है। भोपाल राज्य की बात करेंगे तो जब यहाँ पे राज्यों को जब एकीकरण किया जा रहा था, तो यहाँ पे जो भी मतलब क्या बोलते हैं, राजे राजवाड़े जो थे, उसमें सबसे मेन जो था भोपाल था। तो भोपाल जो था सभी राज्यों महाराजों का नेतृत्व कर रहा था। तो यहाँ पे देखोगे क्या कि विंध्य प्रदेश, जिसको हम लोग मध्य प्रदेश के नाम से भी वर्तमान में जानते हैं, उधर का इलाका, अब भोपाल राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनेगा जिसका नाम क्या पड़ेगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। सौराष्ट्र के हिस्सा को मिलाकर, गुजरात के कच्छ राज्यों को मिलाकर बॉम्बे राज्य में मिला दिया गया। कुर्ग के राज्य, ठीक है, कुर्ग के राज्य को मैसूर राज्य में मिलाकर नया राज्य बना गया कर्नाटक। पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को मिलाकर पंजाब राज्य बना तथा अजमेर राज्य को राजस्थान में मिला। अजमेर क्या था? अजमेर कमिश्नरी था, एबीसीडी में पढ़ते हैं हम लोग ना। तो अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलयित कर दिया गया। इसके अलावा, ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा नए केंद्र शासित प्रदेश बने, लक्षद्वीप बने, मिनिकॉय बने तथा अमीनी दीवी द्वीपों का सृजन मद्रास राज्य से काटकर किया गया। तो लक्षद्वीप किसमें था? मद्रास में था। मिनिकॉय किसमें था? मद्रास में था। अमीनी दीवी, ठीक है, अमीनी दीवी भी एक हुआ करता था, इसका नाम बदल जाता है। इस सारे को मतलब मद्रास राज्य से काटकर मतलब किया गया, ठीक है। 1956 के द्वारा, 1956 के द्वारा ये सारे कंडीशंस यहाँ पे फॉलो होते हैं। अब यहाँ पे देखें 1956 में सारे राज्य बन गए, ठीक है। टोटल कितने राज्य बने 1956 में? तो 14+6, कितना याद रखेंगे? 14 बिल्कुल, 14+6 का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। हजल ने क्या बोला? 16+3, ठीक है, 16+3 बताया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र कौन थे? मतलब ये सारे जो बने 1956 से पहले बने, अब जो बनेंगे 1956 के बाद बनेंगे। तो 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र पर व्यापक विविधता एवं राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे चीजें मतलब उठने लगेगी। भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी। तो सबसे पहला जो मांग जो उठा 1956 के बाद महाराष्ट्र और गुजरात को लेके, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे 1956 से पहले जो राज्य बनता है, इसमें आपने देखा, मैंने बताया आपको, क्या बताया आपको
मैंने बताया ऐसे यहाँ पे सौराष्ट्र और कच्छ राज्यों को मिलाकर बॉम्बे राज्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सौराष्ट्र और मतलब कच्छ राज्यों को बॉम्बे राज्य बनाया गया। तो बॉम्बे राज्य में कौन कौन शामिल था? सौराष्ट्र का इलाका शामिल था, कच्छ के इलाका शामिल था, ठीक है। तो इसमें मतलब महाराष्ट्र भी शामिल था और इसमें मतलब गुजरात भी शामिल था। तो यही 1956 का मांग उठने लगेगा 1960 में। तो 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को दो पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। एक बना महाराष्ट्र जो कि मतलब मराठी भाषाओं के लिए, और दूसरा बना गुजरात जो कि मतलब गुजराती भाषाओं के लिए, ठीक है। तो अगर पूछे 1956 में जो 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 7वां संविधान संशोधन होता है, उसके बाद सबसे बनने वाला जो पहला राज्य जो बना तो 1956 में कौन बना? तो मतलब ये मतलब 1960 में कौन बना? तो गुजरात बनता है, गुजरात और महाराष्ट्र बनता है, ठीक है। ध्यान में रखें, गुजरात की बात करें, गुजरात जो था भारतीय संघ का कैवा राज्य बना था? तब 15वां राज्य बना था, ठीक है। अब चलेंगे दादर नगर हवेली की चलेंगे तो ये हमारा केंद्र शासित राज्य बनता है। यहाँ पे मतलब स्थिति थोड़ा अलग थी। 1954 से इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1954 में मतलब क्या होता था? तो 1954 में यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता था। लेकिन 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पे पुर्तगाल, 1954 तक तो पुर्तगाल यहाँ से चले गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1960 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता था। 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। तो दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों के शासन था, तो 1961 में 10वां संविधान संशोधन किया गया और इसको मतलब संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। अगर पूछा गया 10वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ध्यान में रखिए किससे संबंधित? क्या बोलते हैं, दादर एवं ठीक है नागर हवेली राज्य से संबंधित है 1961। आप चलेंगे गोवा एवं दमन दीव में चलेंगे तो 1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत के इन तीनों क्षेत्र को अधिग्रहित कर गया। ये भी क्षेत्र जो थे किसके अधीन थे? पुर्तगालियों के अधीन थे, ठीक है। पुर्तगाली यहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे, तो भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। क्या नाम रखा गया? ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय में मतलब क्या किया? गोवा को मतलब पुर्तगालियों से मतलब मुक्ति कराई गई। गोवा के अलावा दमन द्वीप पे भी मतलब पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था, ठीक है। दोनों जगह से हटाया गया। और यहाँ पे मतलब 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा भागा गया, सेना के द्वारा कार्रवाई की गई थी गोवा पे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, नेहरू जी की सरकार थी। यहाँ पे 12वां संविधान संशोधन किया गया 1962 में, और 1962 में इसको संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया, गोवा दमन दीव दोनों को, ठीक है। तो गोवा दमन दीव जो थे शुरू में भारत के केंद्र शासित राज्य बने थे। 1962 में 12वां संविधान संशोधन संबंधित है। दादर नगर हवेली 1961 10वां संविधान संशोधन संबंधित है। बाद में क्या होता है 1987 में गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह दमन दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है, जो कि पहले गोवा में शामिल था, अब जाके इसको पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे चल के आप देखोगे दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव हो जाता है, ठीक है। दोनों का हम लोग क्या करेंगे आगे चल के जोड़ देंगे, जो कि इसमें चर्चा जरूर दिया गया होगा। तो गोवा को मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जाता है? 1987 में दिया जाता है। आप में से कोई हमें ये बताइए गोवा भारत का कितने नंबर का राज्य बना है? 25वां। बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है। कितना नंबर का? तो 25वां नंबर का। कितने नंबर का बना है? तो 25वां नंबर का राज्य है गोवा भारत का, ठीक है। चलिए आप चलेंगे पुडुचेरी। आप हमें बताइए जैसे गोवा दमन द्वीप पे पुर्तगालियों का कब्जा था, पुडुचेरी पे किसका था? फ्रांसीसियों का। देखिए अगर पूछेगा गोवा दमन द्वीप कब स्वतंत्र हुआ तो 1961 में। दादर नगर हवेली कब स्वतंत्र हुआ तो 1954 में, ठीक है। लेकिन जब भी इस पे भी पुर्तगालियों का शासन था। अगर पूछेगा पुडुचेरी कब स्वतंत्र हुआ तो 1954 में। क्या होता था? पुडुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुडुचेरी, कराईकल एवं माहे एवं वियनम के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो सभी जगहों पे किसका शासन था? तो यहाँ पे आप देखोगे किसका शासन था, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। किसका शासन था? तो क्या बोलते हैं, फ्रेंच का शासन था, ठीक है। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सुपुर्द कर दिया, ठीक है। फ्रांस ने ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया, लड़ाई पीट मार झगड़ा करने वाला काम नहीं किया पुर्तगालियों की तरह, ठीक है। इसने चुपचाप भारत सरकार को दिया और निकल गए, ठीक है। इसी तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता था।
ठीक है, मतलब मैंने बोला था ना, भारत के जब राज्य को जब बांटेंगे तो बहुत तरह के राज्य होंगे। एक वैसे राज्य जो कि भारतीय संघ में शामिल है, ठीक है, जिसका प्रशासन राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है। दूसरा राज्य केंद्र शासित प्रदेश, जिसका प्रशासन सीधे मतलब किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चला। ऐसा राज्य की अधिगृहित राज्य, तो ये 1962 तक इसका प्रशासन जो चलता था पुडुचेरी को अधिगृहित राज्य के आधार पर चलता था। जैसे आप देखेंगे 1954 में दादरा नगर हवेली स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन 1961 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तो 1961 तक यहाँ का प्रशासन कैसे चलेगा, तो अधिगृहित राज्य की तरह यहाँ पे प्रशासन चलेगा। ठीक है, मतलब भारत सरकार के देख रेख में, लेकिन भारत सरकार का डायरेक्ट वहां पे प्रशासन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा ये भी नहीं है तो मतलब बाहर का कोई शक्ति आके इस पे अधिकार कर ले, मतलब भारत सरकार देखते तो रहेगी लेकिन क्या करेगी, पूरी तरीके से प्रशासन में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तब पुडुचेरी के साथ भी सेम कहानी था। 1954 में भारत को फ्रांस के द्वारा सुपुर्द कर दिया गया। 1962 तक इसका प्रशासन तो अधिगृहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश में मिलाया गया। अभी मैं आपसे क्वेश्चन कर, 10वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दादरा नगर के दादरा। 12वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दमन और दीव। केवल दमन दीव, गोवा कहाँ गया? गोवा और दमन दीव। चलिए बताइए, पुडुचेरी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 14वां संविधान। 14वां। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, पुडुचेरी के बारे में समझा दिया आपको। अब चलेंगे हम लोग नागालैंड चलेंगे। ठीक है, नागालैंड जो की बात करेंगे ना, तो नागालैंड जो था नॉर्थ ईस्ट में पड़ता था। 1963 में नागा पहाड़ी और असम के बाहर के, ठीक है, त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया था। नागा क्षेत्र में नागा आंदोलनकारी जो था, ठीक है, नागा क्षेत्र में बात करें, नागा आंदोलनकारियों ने मतलब उन्हें उत्पात मचा रखा था। ठीक है, तो उनको देखते हुए उनके लिए एक अलग राज्य को बटाया गया। ये राज्य किससे बटेंगे, तो असम से कटकर बचेंगे। मतलब ध्यान में कौन राज्य किससे बटेंगे, मतलब कट के बनेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। नागालैंड किससे कटेंगे, तो असम से। ठीक है, तथापि नागालैंड को भारतीय संघ में 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। तो जो 16 राज्य का दर्जा देने से पहले नागालैंड किसके अधीन चलता था, तो असम के। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, असम से मतलब इसका प्रशासन चलता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा विवाद होता है हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को लेकर। ठीक है, ये तीनों पहले एक ही था। क्या था, ये तीनों एक ही था। तो 1966 में क्या होता है, पंजाब राज्य को भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे पंजाब राज्य से मतलब क्या किया गया, तो भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। ठीक है, नया राज्य बना जिसका नाम रखा गया क्या, हरियाणा, और एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जिसका नाम रखा चंडीगढ़। इसके बाद सिखों ने पृथक सिख गृह पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिख के लिए मतलब एक अलग से मतलब पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। यह मांग अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी थी। ठीक है, तो अकाली दल का एक बहुत ही दिग्गज नेता रहा। इनका कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मास्टर तारा सिंह का। ठीक है, गदर वाला तारा सिंह नहीं है, ये अलग तारा सिंह है। तो उनके नेतृत्व में एक मांग उठने लगी से मतलब सिख के लिए अलग से मतलब एक पंजाब सूबा मतलब होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसके लिए कमीशन का गठन किया गया, जिसका ध्यान में शाह आयोग, कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, शाह आयोग किससे संबंधित है, तो नया मतलब पंजाब राज्य से मतलब क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो पंजाब राज्य की, ठीक है, पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। जो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग थे उनके लिए एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम क्या रखा है, पंजाब रखा गया। और जो लोग हिंदी भाषी लोग जो थे उनके लिए मतलब क्या रखा गया, तो उनके लिए मतलब बनाया गया एक हरियाणा राज्य बनाया गया। उसके बाद इसमें मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो थे उनके लिए एक अलग राज्य बनाएगा जिसका नाम रखा गया हिमाचल प्रदेश। कभी कोई पूछेगा तो बताओ ये। ठीक है, ये बताएंगे तो ध्यान में, 1966 में पंजाब से कटेगा, पंजाब के लिए पंजाबी वालों के लिए पंजाबी, ठीक है, पंजाबी के लिए पंजाबी भाषा बोलने के लिए पंजाब राज्य बन जाएगा। जो हिंदी भाषी जो लोग रहेंगे उसके लिए क्या बोलेगा, तो उनके लिए मतलब क्या बनेगा, हिंदी भाषी के लोग के लिए हरियाणा राज्य बनेगा। ठीक है, अब बाद में ध्यान में रखिएगा 1971 में, ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो थे उनके लिए पहाड़ी क्षेत्र के लोग के लिए एक अलग 1971 में बन जाएगा जिसका नाम क्या रखेंगे, एचपी रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में। अब दिक्कत हो गया, अब यहाँ पे बच गया एक राज्य बेचारा चंडीगढ़, जाए तो जाए कहा, ना घर के ना घाट के। तो चंडीगढ़ कहाँ एक केंद्र शासित राज्य था।
बोला ठीक है चलो पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ क्या बोला हरियाणा का राजधानी दोनों का संयुक्त राजधानी मतलब क्या बना देते हैं, तो चंडीगढ़ को दोनों का मतलब क्या बना दिया गया, तो संयुक्त राजधानी बना दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश जो भारतीय संघ का मतलब कितना नंबर का राज्य बना, 18वां नंबर का राज्य बना। ठीक है, आप चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, तो ये ध्यान में रखिए प्रश्न कई बार पूछा, मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय, ये तीनों राज्यों की बात करेंगे तो 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर एवं त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसके अलावा दो संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश मूलतः जिसे लेकिन नेफा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या होता है नेफा का फुल फॉर्म क्या होता था, तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, फ्रंटियर एजेंसी होता था, जिसे पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी भी कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन शामिल था, तो ध्यान में रखिएगा इसमें मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इनको नेफा के नाम से जाना जाता था, भी अस्तित्व में आए। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 21 हो गई। ठीक है, मणिपुर जो था 19वां राज्य बना, त्रिपुरा जो था 20वां राज्य बना, मेघालय जो था 21वां राज्य बना। ठीक है, उसके बाद 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शाही राज्य बना दिया गया। ठीक है, स्वायत्त शासी राज्य बना दिया गया, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट वहां पे चल सकता था। अब असम के उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था, या असम के उपराज्य के रूप में भी जाना, पहले असम से इसकी प्रशासन चलती थी, किसकी, मेघालय की, लेकिन आपको मतलब यहाँ पे मतलब बात करेंगे तो पूरी तरह से ऑटोनॉमी इसको दे दिया गया मेघालय को। ठीक है, जिसका अपना मंत्री परिषद होता है, डेट में विधान परिषद होता है, अपना सरकार बना सकता था, चुनाव में खड़ा हो सकता था। ठीक है, यद्यपि ये मेघालय के लोगों की महत्वाकांक्षी की पूर्ति नहीं कर पाए, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश में असम के क्षेत्र से पृथक किया गया। अगर पूछेगा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश किससे अलग किया गया, तो असम से ही मतलब इनको अलग किया जाता है। ठीक है, आप चलेंगे सिक्किम। सिक्किम की कहानी बहुत बेहतरीन है। अगर सिक्किम अगर भारतीय संघ में शामिल नहीं होता तो हो सकता है सिक्किम जाने के लिए आपको पासपोर्ट, वीजा, इन सब की आवश्यकता होती। देखेंगे 1947 तक सिक्किम की बात करेंगे तो भारत का एक शाही राज्य था। ठीक है, 1947 तक क्या था, और 1947 में सिक्किम पे ब्रिटिश का कब्जा था। किसका कब्जा था, ब्रिटिश का कब्जा था, मतलब वहां पे राजा होता था लेकिन ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था। पूछेगा सिक्किम में किस वंश का शासक था, ध्यान में रखिए चोगियाल, याद रखिए क्या नाम था इसका, चोगियाल, अभी भी यहीं पे चोगियाल ही है, चोगियाल वंश का यहाँ पे शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन को समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रिटिश शासन जब समाप्त हो गया तो सिक्किम बोला से हम मतलब क्या बनेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, तो बोला ठीक है स्वतंत्र रहो लेकिन हमारे देख रेख में रहो, क्या रहो, देख रेख में रहो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो स्वतंत्र तो बन गया लेकिन भारत के द्वारा रक्षित राज्य था। भारत सरकार ने रक्षा, विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया। ठीक है, तो भारत सरकार ने बोला ठीक है तुम देशी शासन चलाना चाहता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा करो रक्षा हमको दे दो, विदेश हमको दे दो और संचार हमको दे दो, जो कि तुमने ब्रिटिश को भी दे रखा था, बाकी सब कुछ में तुम रखो, क्या स्वतंत्र रहो। ठीक है, बोला ठीक है। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई, तदनुसार संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन किया गया। तो सिक्किम को लेके दो संविधान संशोधन, एक 35वां है, एक 36वां है। आप बोलेंगे सर दोनों में अंतर क्या है, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, जो सिक्किम को भारत का पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया था। 1974 से लेकर 1975 तक सिक्किम भारत का पर्यवेक्षक राज्य बनकर रहेगा। जब 1 साल रहेगा, ठीक है, उसके बाद अपने आप को लगेगा से नहीं ठीक हम कंफर्टेबल है। ठीक है, जैसे कि से कहीं पे आप रूम वगैरह लेने जाते हैं तो बड़ा आपको कंफ्यूजिंग रहता है, सर यहाँ पे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो जहीं पे कहीं पे काम वगैरह करने जाते हैं तो बोलते ठीक है 1-2 दिन करके दे, जैसे सिंपल से कोचिंग क्लास में जाते हैं तो समझ में आता है पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाए, 1-2 दिन डेमो देख लेते हैं, अगर डेमो अगर समझ में आ गया तो परमानेंटली एडमिशन ले लेंगे। तो जस्ट लाइक सिक्किम ऑब्जर्विंग डेमो, ठीक है, सिक्किम ने क्या किया, भारतीय संघ में 1 वर्षों तक रह के एक तरह से डेमो क्लास लिया और उसको लगा से नहीं हम भारत में अच्छे तरीका से रह सकते हैं, तो फाइनली जाके 36वां संविधान किया गया 1975 में, और सिक्किम भारत का 22वां नंबर का राज्य बना। कितने नंबर का राज्य बना, तो 22वां नंबर का राज्य बना। ठीक है, तो सिक्किम से संबंधित 2 संशोधन हो गया, 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। याद रखेगा 35वां संविधान संशोधन 1974 लागू किया गया। इसके बाद सिक्किम को एक संबंध राज्य का दर्जा दिया गया, जिसके लिए मैंने एक शब्द यूज किया पर्यवेक्षक। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेट, ऑब्जर्वर के मतलब देख रेख करना, समझना। जैसे आप जब कोचिंग क्लास में जाते हो और जो डेमो क्लास लेते हो तो यू जस्ट लाइक
मतलब आप एक ऑब्जर्वर की तरह मतलब भूमिका अदा करते हैं। आप देखते हैं टीचर कैसा पढ़ा रहा, नहीं पढ़ा रहा, माहौल कैसा है। आज भी 1-2 दिन रहने के बाद जब आपको समझ में आ जाता है तो फिर आप पैसा खर्च करते हैं, आप परमानेंटली एडमिशन ले लेते हैं। तो 1 साल जो था संबंध राज्य के रूप में, ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में भूमिका निभाई। इससे उस उद्देश्य के लिए नए अनुच्छेद 2 का एवं नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जिसे संबद्धता की शर्तें में नियमित उल्लिखित की गई को संविधान में जोड़ दिया गया। हालांकि यह प्रयोग अधिक नहीं चला, इससे सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाई। ठीक है, फिर जाके 1975 में एक जनमत के दौरान उन्होंने चोग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया सिक्किम के लोग। ठीक है, इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इसके लिए 36वें संविधान संशोधन 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके लिए कौन सा संवैधानिक, इसलिए कौन सा संवैधानिक 36वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम भारत का कितने नंबर का पूर्ण राज्य बना, तो 22 नंबर का पूर्ण राज्य बना। ठीक है, इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली एवं चौथी अनुसूची को संशोधित किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पहली एवं चौथी अनुसूची को संशोधित किया गया। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, पहली अनुसूची में अभी कोई भी बाहर का जो राज्यों को जो शामिल करेंगे तो चौथी अनुसूची को भी संशोधित करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 371 चौ को जोड़ा गया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, चौ को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? A B C D F साथ बोलते हैं। ठीक है, 371 H होगा। ठीक है, शामिल किया गया। ठीक है, जोड़ा गया। इसे सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई। इससे अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची को ही निश्चित कर दिया गया। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची जो सिक्किम के लिए जुड़ा था उसको निश्चित कर दिया गया। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आप लोग 10वीं अनुसूची तो दल बदल से संबंधित है। बिल्कुल है, लेकिन एक बार सिक्किम के लिए भी 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, लेकिन बाद में इसको खात्मा कर दिया गया था। ठीक है, यही 10वीं अनुसूची आगे चल के, ठीक है, 1985 में दल बदल से संबंधित फिर से आपको संविधान में आपको देखने को। लेकिन आप लोग तो क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। जैसे 10वीं अनुसूची आया तो तुरंत बोलना चाहिए सर ये तो दल बदल से संबंधित, आप सिक्किम में बता रहे हो। लेकिन पहले इसको सिक्किम के लिए शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसको निश्चित कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या किया गया था बाद में इसको, इसे अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची को मतलब हटा दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और जिन्हें 1974 में 35वें संविधान संशोधित, इस सिक्किम के लिए 10वीं अनुसूची जो था ना 1974 में जोड़ा गया था 35वें संविधान संशोधन के लिए 1974 में। ठीक है, लेकिन जब इसको सिक्किम को जो पूर्ण राज्य के दर्जा देंगे 1975 में, तो 10वीं अनुसूची को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, आप चलेंगे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को लेकर चलेंगे। तो ये तीनों राज्यों को 1987 में बनेगा। कब बनेगा ये तीनों राज्य, कब बनेगा, तो 1987 में बनेगा। ठीक है, जरा इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे तो 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है, समझ गए? मियोगा, मीगो नहीं बन रहा कोई टिक। ठीक है, कोई टिक बन रहा नहीं बन रहा। ठीक है, ध्यान में रखें 1947 गोवा है, गोवा के साथ मिजोरम है, मिजोरम के साथ अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये बात करेंगे। मिजोरम भारत का 23वां राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य होगा, गोवा तो बताने की जरूरत नहीं है, गोवा भारत का 25वां राज्य होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह के 23वां, 24वां, 25वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। संशासित प्रदेश मिजोरम का पूर्ण राज्य बनाया गया। मिजोरम पूर्ण राज्य बना था। यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ, जिसमें भारत सरकार में मिजो नेशनल फ्रंट के हस्ताक्षर किए, जिसने 2 दशक से चले आ रहे राजद्रोह को समाप्त कर दिया। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट जो वहां की पार्टी जो थी ये आतंकवादी थी। क्या थी? आतंकवादी थी, कह सकते आतंकवादी थी। लेकिन बाद में चलेंगे ये सत्ता में चली जाएगी, बाद में इस पार्टी का एक नेता मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो मिजो नेशनल फ्रंट जो था लगभग 20 वर्षों से, 2 दशक से मतलब क्या कर रहा था, नए राज्य बनाने के लिए मतलब विद्रोह कर रखा था स्टेट के विरुद्ध। बाद में जाकर राजीव गांधी की सरकार आती है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत अधिक मतलब आप देखेंगे अशांत प्रदेश होता है। बहुत अच्छे से राजीव गांधी बहुत अच्छे से शांति से डील करते हैं। जो लोग जो हथियार उठाए हुए रहते थे सब जाके वो आपको सभा में जाके विधानमंडल में जाके मतलब वहां पे सरकार चलाएंगे। ठीक है, तो राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया 1986 में एक समझौता के आधार पर, जिसमें भारत सरकार के साथ समझौता करने वाला कौन था? मिजो नेशनल फ्रंट था। इन लोग का मांग क्या था? मिजो भाषी के लिए एक अलग देश बना दीजिए। भारत सरकार बोला भाई साहब ये तो नहीं होने वाला, भारत से तो कोई नया देश बनने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम तुम्हारे लिए इतना कर सकते थे, तुम्हारे लिए एक अलग से राज्य बना सकते हैं। ठीक है, तो मिजो भाषा, मिजो जनजाति के लिए एक नया राज्य बना दिया गया। जबकि वो लोग क्या मांग रहे थे?
वो लोग देश मांग रहे थे, ठीक है। तो हमने उनके लिए एक राज्य बना दिया जिसका नाम क्या रखा गया, मिजोरम रखा गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 1972 में संघ शासित प्रदेश बना। संघ शासित प्रदेश गोवा दमन दीव से गोवा को पृथक करके अलग राज्य बनाया गया। तो बात के संघ शासित प्रदेश गोवा दमन और दीव से गोवा को पृथक मतलब अलग करके गोवा को भी एक राज्य बना दिया गया, ठीक है। ध्यान रखें सब 1987 में ही। आप चलेंगे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य कब बना तो जानते हैं, ये 2000 में बनता है। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का क्रमशः, ये बात के छत्तीसगढ़ को किससे अलग किया गया, मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड को किससे अलग किया गया, पहाड़ी राज्य था, उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। और बिहार से किसको अलग किया गया, झारखंड को बिहार से अलग करके गया है, ठीक है। ये तीनों राज्य की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य, झारखंड भारत का उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य, और ठीक है झारखंड भारत का 28वां राज्य बना, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ये कहानी समाप्त हो गई। अब चलेंगे तेलंगाना की तरफ चलेंगे तो क्या होता है, 2014 को तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग का, ठीक है, काटकर भारत का 29वां राज्य बना। कितना नंबर का राज्य बना, 29वां राज्य का रूप में अस्तित्व में है। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है। पता ही तो, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे। आंध्र प्रदेश जिसे मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र भी शामिल किए गए। कुर्नूल आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, ठीक है। ध्यान में रखिए, सबसे पहली राजधानी की बात करेंगे, इसकी राजधानी कहाँ थी, जिस समय आंध्र प्रदेश बनी थी उस समय राजधानी का कुर्नूल बनी थी, ठीक है। जबकि इसकी जो उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो इसका उच्च न्यायालय गुंटूर में हुआ करता था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश से मिलाकर वह बृहत्तर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। राज्य की राजधानी हैदराबाद हस्तांतरित की गई, ठीक है। और उस समय राज्य की राजधानी हैदराबाद हस्तांतरित की, लेकिन फिर से आप देखोगे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 जब आता है तो इसमें आंध्र प्रदेश को दो टुकड़ा किया जाएगा, एक बनेगा आंध्र प्रदेश और दूसरा बनेगा तेलंगाना। आंध्र प्रदेश शेष जो बच जाएगा, और यहाँ पे तेलंगाना का जो हैदराबाद राज्य जो था ना, हैदराबाद जो था जो कि कभी राज्य हुआ करता था, बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी बनी कुर्नूल के बाद, उसको तेलंगाना की राजधानी बना दिया गया, ठीक है। पता ही है आपको, बताने की तारीख, ये तारीख कभी कभी पूछ देता है। 2 जून याद रखे, क्या ध्यान रखिएगा, 2 जून ही है ना, जी सर 2 जून। 2 जून 2014, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे जम्मू कश्मीर पर लद्दाख। अब यहाँ पे क्या होता है तो देखेंगे, जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र, पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य के सभी जिले शामिल है। कारगिल और लेह जिलों को छोड़कर लद्दाख संघीय क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। तो लद्दाख में 2 जिला, कौन जिला, तो कारगिल और लेह, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। बाकी जो पहले से जम्मू कश्मीर में था सबके सब जो था उसके पास है, ठीक है। इस प्रकार राज्यों की संघीय क्षेत्रों की संख्या 1956 में कितनी थी, 1400 थी, जो कि अब बढ़कर कितनी हो गई, ध्यान में, अब बढ़कर कितनी हो गई, 25 हो गया है, लेकिन 22 भाग रहता है ना। क्या लिख दिया यार, इस प्रकार राज्यों और संघीय क्षेत्रों की संख्या 1926 में 14 थी, अब बढ़कर 25 हो गई। संघीय क्षेत्र, पहले पहले राज्य तो पहले 14 ही था ना। अरे 14 था, लेकिन ये 28 और 8 हो 25 गया क्यों है। दिख रहा 25 है। अभी कितना है, अभी तो 28 और 28 और 8 है 8 ना। है। 28/6 है। राज 28/8 जी। मेरे सासिन पढ़ दे। देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। भाग 25 कहीं कहीं रहता है, ऐसे 22 भाग है ना तो 25 कहीं कहीं रहता है। अरे नहीं नहीं, राज्य की बात हो, गलत लिख दिया, ठीक है। गोवा तक हाँ, 25 राज्य है ना, वही लिखा हुआ है क्या शायद। बोली, गोवा यहाँ तक 25 ही राज्य बना है ना, वही शायद लिखा है। गोवा तक तो ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ राज्यों के मतलब क्या होता है, नामों में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे संयुक्त प्रांत, जिसको संयुक्त प्रांत जिसको यूपी बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविंस अंग्रेजी में, हिंदी में संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया। इसका नाम 1950 में उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत का नाम सबसे पहले परिवर्तन किया गया 1950 में उत्तर प्रदेश। 1969 में मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु रखा गया, याद कीजिएगा, पूछता है। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया, इसका मतलब क्या ठीक है, होता इसी है? वर्ष। किसका, जैसे कर्नाटक के ऊपर 22 लिखा हुआ, तमिल 21, तो उसका मतलब क्या होता है? अरे नीचे जब जाएंगे, जो चैप्टर जो खत्म हो जाएगा ना, तो 22 नंबर पॉइंट पे कुछ कुछ चर्चा किया होगा, इसलिए दिया हुआ, ठीक है। देखे बता देता हूँ। देखिए ये सब है ना, 22 में अभी कर्नाटक पढ़ रहे थे, देखिए आ गया ना, या ना, ठीक है। ठीक है।
तो जो 20 to 20 जो लिया उसने नीचे फैक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे थे इसी बीच, ठीक है, लकाद्वीप मीना कौएफ है, अमीनी द्वीप का नाम लक्षद्वीप रखा गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लकाद्वीप मिनी कौएफ है, अमीनी द्वीप का नाम बदलकर संयुक्त रूप से क्या रखा गया, लक्षद्वीप रखा गया। 1992 में संघ शासित पर दिल्ली का नया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया, ठीक है। तो दिल्ली का नाम बदलकर, ठीक है, एनसीआर रख दिया गया, ठीक है। एनसीआर का मतलब क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। मतलब क्या होता है हिंदी में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, ठीक है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। यह बदलाव कब किया गया, 69वें संविधान संशोधन कब होता, तो 1991 के द्वारा किया गया, ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला, 1991 में। कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया, तो 69वां, ठीक है, ध्यान रखें, प्रश्न कई बार पूछा है। वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। इसी बार पांडिचेरी का नाम बदलकर 2006 में क्या किया गया था, पुडुचेरी किया गया, ठीक है। पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी। 2011 में ओडिशा का नाम बदलकर क्या रखा गया, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा रख दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, अभी भारत में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही दिया 28 गो राज्य दिया है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश दिया है, ठीक है। इसमें एगो बढ़ा कौन दिया, ये वाला और ये वाला मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये और ये मिल गया, ठीक है। ये अपडेट नहीं किया, ठीक है। आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, सबका राजधानी याद है, जल्दी जल्दी बेटे, आंध्र प्रदेश का बोलते जाइए। हैदराबाद, विशाखापट्टनम, ईटानगर, पटना, पटना, रायपुर, गोवा, पणजी, गांधीनगर, चंडीगढ़, शिमला, झारखंड, रांची, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, मुंबई, इम्फाल, इम्फाल, शिलोंग, आइजोल, कोहिमा, नागालैंड का कोहिमा, भुवनेश्वर, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, पंजाब, चंडीगढ़, जयपुर, सिक्किम, गैंगटॉक, चेन्नई, हैदराबाद, अगरतला, देहरादून, प्रदेश, लखनऊ, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, द्वीप का दीव, सिलवासा है। सॉरी, अंडमान निकोबार, सॉरी, क्या में मिला दिया, एक मिनट, उल्टा मिला दिया, अरे यार, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का, दादरा नगर हवेली दमन दीव का एक साथ, सिलवासा है, दिल्ली, नई दिल्ली, श्रीनगर, लेह, हो गया। ये 28 और 8 का कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे इसको। अब यहाँ पे चलेंगे, कुछ प्रश्न है उसको देखेंगे जो कि प्रश्न पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो हाँ, संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून, असम सीमा परिवर्तन 1951 में आता है। इसमें क्या होता है,
तो असम राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, जैसे भूमि की एक पट्टी भूटान को दी गई, ठीक है। तो असम राज्यों के लिए भूमि का एक पट्टी भूटान को दिया गया, इसके लिए 1951 में संशोधन किया गया। आंध्र राज्य अधिनियम 1955, इसके तहत क्या हुआ था, तो भाषाई राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश, जिसके लिए पुराने मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिला दिया गया। कुर्नूल आंध्र प्रदेश की राजधानी था, जबकि गुंटूर राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित था, जो कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। तीसरा क्या था, हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुर नए राज्य अधिनियम 1954। इसमें क्या था, तो पूर्व के हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर राज्यों को मिलाकर नए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया, ठीक है, 1954 में। चंदनगढ़ विलय अधिनियम 1954, चंदनगढ़ विलय अधिनियम 1954, देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये चंदनगढ़ को क्या बोलते हैं, उसको चंदर नगर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, चंद्रगिरी, चंद्रगिरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, चंद्रगिरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये फ्रांसीसी का बस्ती था, ठीक है। चंदनगढ़ के भूक्षेत्र, जो कि फ्रेंच इंडियन के निकलब यानी अंतर क्षेत्र था, को पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 होता है, ये तो बहुत बड़ा है, इसमें हम लोग लगभग सब कुछ पढ़ ही लिए हैं, फिर भी मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। भाषाई, क्षेत्रीय व स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों की सीमाओं में भारी बदलाव किए गए। इस कानून के तहत 6 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, पहले बात कर चुके हैं। राज्यों के नाम आंध्र प्रदेश, मद्रास, ये सब तो राज्य का नाम दिया हुआ, क्या ही बात करें, ठीक है। एक नए राज्य केरल भी बनाया गया था, जिसका निर्माण त्रावणकोर कोच्चि राज्य से, मद्रास कोच्चि, त्रावणकोर कोच्चि राज्य में मद्रास कन्नड़ के कसरगोडा जिला में लाकर बनाया गया। हैदराबाद तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश से मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य का सृजन किया गया। पुणे मध्य भारत राज्य विंध्य प्रदेश को मिलाकर भोपाल राज्यों को मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया गया, ठीक है। इसी प्रकार सौराष्ट्र को और कच्छ को मिलाकर बॉम्बे बनाया गया। सबके सब 1956 में ही बनता है, टोटल की टोटल 1956 में बनेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार तथा पश्चिम बंगाल 1956 में थे। इसमें क्या था, तो देखेंगे यहाँ पे, तो बिहार के कतिपय क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल में हस्तांतरित कर दिया गया 1956 में। राजस्थान में मध्य प्रदेश भूभाग हस्तांतरण 1959 में होता है। इसमें क्या होता है, तो राजस्थान राज्य के कतिपय भूभागों को, ठीक है, जंगली इलाका था, ठीक है, कतिपय, ठीक है, इसको मध्य प्रदेश राज्य में हस्तांतरित कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश से मद्रास सीमा परिवर्तन 1959 होता है। इसमें आंध्र प्रदेश तथा मद्रास राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया। बॉम्बे पुनर्गठन 1960 आता है, इसमें एक नया राज्य बनेगा, ठीक है। बॉम्बे राज्य से गुजराती भाषी क्षेत्र को निकालकर अलग, मतलब गुजरात राज्य को मतलब बनाया जाएगा, ठीक है। बॉम्बे राज्य के शेष भाग को महाराष्ट्र राज्य कहा गया। अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बनाई और जिस समय 1960 में जो गुजरात जो कटा जो था, उस समय गुजरात की राजधानी अगर पूछेगा तो गांधीनगर नहीं था, कौन था, अहमदाबाद था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको भूल मत जाइएगा, पूछता है कभी कभी। उसके बाद देखिए अधिगृहित भूभाग विलय 1960 में क्या होता था, भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच 1958 में 1959 में हुए समझौते के तहत पाकिस्तान के कतिपय अधिगृहित भूभागों को असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में मतलब विलय किया गया, ठीक है। नागालैंड अधिनियम 1962 होता है। इसमें क्या होता है, तो एक बात का, एक नया राज्य नागालैंड जो कि 16वां राज्य असम के राज्य से वेनसोंग नागा पहाड़ियों को अलग करके यह क्षेत्र संविधान की 6वीं अनुसूची में निर्दिष्ट एक जनजातीय क्षेत्र था, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके राज्य पंजाब का आता है 1966 में, बिहार एवं उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन 1968 में आता है, आंध्र प्रदेश में मैसूर 1968 में आता है। मद्रास राज्य का नाम परिवर्तन चेन्नई किया गया, कब किया गया, सॉरी मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया, 1969 में किया गया। असम मेघालय पुनर्गठन 1969 में आता है, लेकिन राज्य 1972 में बनता है। हिमाचल प्रदेश नियम 1970 में आता है, लेकिन 71 में राज्य बनता है। उत्तर पूर्व 1971 में आता है, जो कि 1972 में 3 राज्यों का निर्माण किया जाए। कौन कौन राज्य था, मणिपुर, त्रिपुरा, एक और भी कौन राज्य बनेगा 1972 में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, लेकिन संघीय राज्य बना था। आप चलेंगे मैसूर राज्य का परिवर्तन 1973 में, मैसूर राज्य नाम परिवर्तन 1973 में देखने को मिलेगा। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश ये सब छोड़ दीजिए। हाँ, मिजोरम 1986 में आता है, 1987 में राज्य बनता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में राज्य बनेगा। गोवा, दमन दीव पुनर्गठन नियम 1987 वाला पता है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन 2000 में बनेगा, ठीक है। 2000 में मध्य प्रदेश से कौन सा अलग होगा, तो छत्तीसगढ़ अलग होगा। क्या अलग होगा, तो ध्यान में रखेंगे, क्या आता है, छत्तीसगढ़ अलग होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन 2000 में आएगा तो 2000 में उत्तरांचल बनेगा। क्या बनेगा? उत्तरांचल बनेगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 में आएगा तो 2000 में झारखंड इससे अलग निकलकर बन जाएगा। ठीक है। उत्तरांचल का नाम परिवर्तन 2006 में आता है। उत्तरांचल का नाम परिवर्तन होकर उत्तराखंड हो जाता है। पांडिचेरी का नाम परिवर्तन 2006 में आता है। इसका नाम क्या बनेगा? पुडुचेरी बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो पुडुचेरी रख दिया गया। ओडिशा का नाम परिवर्तन 2011 में आता है। इसका नाम क्या बनेगा? ओडिशा का क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में आएगा। ठीक है। इससे एक नया राज्य बनेगा जिसका नाम क्या रखेंगे? तेलंगाना रखेंगे। क्या बनेंगे? सब पढ़ा दिए हम। ठीक है। रिवीजन है। ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 का था। अभी हाल फिलहाल में दिन बीता है, हम लोग बात भी किए थे। 2 नया राज्य बनेगा। ठीक है। जम्मू कश्मीर रहने दिया जाएगा, केवल इसे 2 जिला को निकाल लिया जाएगा। दोनों जिला कौन होगा? तो लेह और कारगिल। कौन सा जिला होगा? लेह और कारगिल जिला होगा। ठीक है। जिसमें से लेह की राजधानी बना लद्दाख। लद्दाख की राजधानी की बात करेंगे, कौन बनेगा? लेह। ठीक है। कौन बनेगा? लद्दाख की राजधानी की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे कौन बनेगा? तो लेह को लद्दाख की राजधानी बनाया जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपका चीजें चलेगी। अब यहाँ पे देखेंगे और भी कुछ कुछ चीजें है। तो मैंने जो आर्टिकल्स लिया, भाग 1 अनुच्छेद 1 में क्या है? तो संघ एवं इसके संघ के क्षेत्र के नाम है। 2 में क्या होता है? नए राज्यों का नामांकन अथवा समापन होता है। तो 2 में राज्य मतलब क्या हो सकते हैं? माइक बंद कीजिए। नामांकन भी हो सकता है, समापन भी हो सकता है। ठीक है। 2A को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था 2A को? नहीं बताने पे पिटाई लगेगी। कब जोड़ा गया था 2A को? अरे कब जोड़ा गया था? 1974 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची और 2A का 1975 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है। जी। समझ रहा है ना? तो 1974 में जोड़ा गया था। कौन सा संवैधानिक संशोधन? 35वां। कितना नंबर था? 35वां संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया 2A को, और साथ में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर जाके 75वां संविधान संशोधन जो करते 1975 में 36वां संविधान संशोधन जो होता है तो इसमें समाप्त कर दिया गया। 3 में क्या है? तो नए राज्यों की स्थापना, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा में नामों में परिवर्तन। कोई भी नया राज्य बनेगा उसके नाम में परिवर्तन करेंगे तो 3 और 1 दोनों, इसमें भी संशोधन होगा, इसमें भी संशोधन होगा, क्योंकि संघ के क्षेत्र का नाम बदला भी उसमें चेंजिंग होगा, कुछ भी होगा तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। 4 में क्या है? तो अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकेगा। तो ये आपको 4 में आपको देखने को मिलता है। अब यही था, हम लोगों ने ये फिर से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। क्या क्या जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा उसी का है। बाबूलाल बनाम बंबई राज 1960 में आया था। ठीक है। यहाँ पे इस सबको देख लीजिए। बंबई पुनर्गठन 1960 में। गोवा, यहाँ जूम कर देता हूँ। गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन 1987 में था। नागालैंड राज्य 1962 जो कि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बनता है। ठीक है। पंजाब पुनर्गठन कब आया? 1966 में। हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 में आया। ठीक है। 1971 से प्रभावी है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 में आया। 1972 में 3 राज्य बने। मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 में आया। 1987 में मिजोरम बना। अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 में आया। 1987 में बना। गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 में आता है ना? जी सर। मध्य प्रदेश पुनर्गठन 2000 में आता है। उत्तर प्रदेश वाला 2000 में आता है। उत्तराखंड बनेगा, यहाँ से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनेगा, बिहार से झारखंड बनेगा। मद्रास राज्य का परिवर्तन 1973 में किया गया। ठीक है। मैसूर नाम का परिवर्तन 1973 में किया। क्या बनेगा मैसूर से? कर्नाटक। क्या बनेगा? कर्नाटक। में मद्रास का नाम बदल कर क्या रखा गया? मद्रास राज्य नाम परिवर्तन क्या रख दिया गया इसका? तमिलनाडु। क्या रखा गया? तमिलनाडु। ठीक है। उत्तरांचल 2006 में नाम परिवर्तन पांडिचेरी पुडुचेरी रखेगा। उड़ीसा क्या रखेगा? ओडिशा रखेगा। और इसी के तहत क्या होता है? क्लास खत्म। नागरिकता। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 क्या? सिटीजनशिप है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है। पढ़कर आइएगा तो और भी मजा आएगा। ठीक है। फिर और भी अच्छे से समझ में चीजें आपकी आएगी। ठीक है। आई थिंक